और मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कंपटीशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी स्पेशल क्लास में। भैया जैसे ही कह सकते हैं कि हमारी जो परीक्षा की तिथि है वो नज़दीक आ रही है, उसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी तीव्र कर दीजिए यदि आप सफलता पाना चाहते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं भैया। टीजीटी में जो मुख्य टॉपिक है उसमें भारतीय संविधान की विशेषताएँ आज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो विशेषता बताई गई है कि विशाल एवं विस्तृत संविधान। जी, सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर देखा जाए तो इतना बड़ा संविधान किसी भी देश ने आज तक नहीं लिखा है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। वर्तमान समय में अगर बात करते हैं तो अनुसूचियाँ लगभग 12 हो गई हैं और 450 के आसपास लगभग अनुच्छेद माने जाते हैं और भाग लगभग 25 हो गए हैं। जी, वैसे तो अगर देखा जाए तो लगभग अनुच्छेद जो है वो 463 के आसपास हो गए हैं और 25 भाग हैं, कहीं कहीं पर 26 भाग भी बता दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान है वो एक बहुत विस्तृत संविधान माना जाता है और बहुत विशाल संविधान माना जाता है। इसके अपेक्षा यदि हम अन्य संविधानों का अध्ययन करते हैं तो जो अमेरिका का संविधान है उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। जो कनाडा का संविधान है उसमें सिर्फ 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे विस्तृत संविधान कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भैया बताया गया है कि लिखित संविधान। जी, सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की कि यह एक लिखित संविधान है और इसे संविधान सभा के द्वारा एक कह सकते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की तो वह एक अलिखित संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता बताई गई है कि संसदीय शासन प्रणाली। जी, शासन वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया अध्यक्षात्मक, एक हो गया संसदात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति प्रधान होता है और संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद होती है वो प्रधान होती है। तो ब्रिटेन के अनुसार भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इसमें हम कह सकते हैं कि वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है और ब्रिटेन के समान जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो जैसे वहाँ राजा में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वैसे भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका निर्भर होती है। आगे देखते हैं। अगली विशेषता है मूल अधिकार। जी, मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय संविधान में। जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें कुल 7 मूल अधिकार बताए गए थे। उसके बाद में जो संपत्ति का मूल अधिकार उसे हटा दिया गया और वर्तमान समय में मूल अधिकारों का वर्णन है 12 से जो 35 तक अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी वर्णन है जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और जो कल्याणकारी राज्य की धारणा है वो यहीं पर वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4 से संबंधित है और ये कल्याणकारी राज्यों की विवेचना प्रस्तुत करते हैं। इसमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और गौवध हो गया। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। अगली भैया विशेषता ये बताई गई है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व सत्ता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बात प्रस्तुत की गई है। तो बहुत बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि भारत का जो राज्य होगा वो कैसा होगा, वो समाजवादी होगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये शब्द जो है भारतीय संविधान में जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें जैसे कहा गया है सबसे पहले कि समाजवादी। जी, सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है कि समाजवादी, तो भारतीय जो राज्य है वो कैसा है, वो समाजवादी है। यहाँ पर सामान्यतः कह सकते हैं कि ऐसी विवेचना प्रस्तुत की गई है कि समाज में सभी को उनके विकास का अधिकार दिया गया। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं, इसका राष्ट्रीय धर्म पंथ निरपेक्ष है। सभी धर्मों को समान सुविधा प्रदान की जाएगी, उनके विकास के समान अवसर दिए जाएंगे। आगे है भैया इसमें प्रभुसत्ता संपन्न, यानी कि भारत की जो प्रभुसत्ता है वो कह सकते हैं कि यहाँ की संसद में निवास करती है और उसी के अनुसार शासन का संचालन होता है। आगे भैया लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब यह है कि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या जो प्रधानमंत्री होगा उसका चुनाव जनता के द्वारा होगा। यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। आगे भैया मूल कर्तव्य, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये मूल कर्तव्य की अगर बात करते हैं भैया तो भारत में मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है। और सामान्यतः अगर बात करते हैं तो 11 मूल कर्तव्य थे। प्राचीन समय में जब जोड़े गए तब इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद 11 मूल कर्तव्य हो गए और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के माध्यम से जोड़े गए हैं। अगली विशेषता है भैया कठोर एवं लचीले का मिश्रण। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य संशोधन होता है उसे हम लचीला कह सकते हैं और जहाँ पर राष्ट्रीयता की बात आती है वहाँ पर संविधान कठोर हो जाता है, तो ये कठोर एवं लचीले का मिश्रण कहा जाता है। आगे है एकल नागरिकता। भैया भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आप सिर्फ भारत के नागरिक माने जाएंगे, परंतु अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहाँ पर राज्यों के नागरिक अलग होंगे और राष्ट्र के नागरिक अलग होंगे। आगे है भैया वैश्विकताधिकार, अर्थात वे समस्त नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और निर्वाचक नामावली में उनका यदि नाम दर्ज है तो वो जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं। आगे भैया संविधान की सर्वोच्चता, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी कानून होंगे, जो बात होगी वो सब संविधान के अधीन रह करके ही कार्य करेंगी। जितने भी पद होंगे, जितनी भी संस्थाएं होंगी वो सब संविधान के अधीन रह करके ही कार्य करेंगी।
आगे बताया गया है कि संकटकालीन प्रावधान, जी बहुत बढ़िया विशेषता है कि भारतीय संविधान में संकटकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। ये 3 प्रकार के हैं: युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने की दशा में अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर अनुच्छेद 356, वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360। आगे भैया ग्राम पंचायतों का गठन, वैसे तो अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आगे चल करके जो भैया 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब 1993 में लागू हो जाता है तो भारत में पंचायतों को संवैधानिकरण कर दिया जाता है। पंचायतों में 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय जोड़ दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी अगला जो हमारा टॉपिक आ गया है वो है भैया मूल अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, आपका कह सकते हैं कि जो टीजीटी सिलेबस है उसमें सम्मिलित है मूल अधिकार। जी चलिए हम अपनी व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। मूल अधिकार की अगर बात की जाए भैया तो ध्यान रखना है आपको, ये सामान्यतः अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो वर्णन किया गया है वो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में मूल नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे जब मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। उसके बाद सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जो लेखन हुआ है वो अमेरिका के संविधान में हुआ है और भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार ले लिए गए हैं। मूल अधिकार की अगर बात की जाए तो उनके पीछे कानूनी शक्ति होती है। यदि आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप कानून की शरण में जा सकते हैं और उससे न्याय मांग सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला भैया बताया गया है कि अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा। देखिए हम सामान्यतः जब संविधान पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ये राज्य के लिए कहा गया, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, तो आखिर राज्य है क्या? तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारत की सरकार एवं संसद राज्य है, राज्यों की सरकारें विधानमंडल राज्य हैं, सभी स्थानीय प्राधिकारी मान्य प्राधिकारी क्या हैं, ये सब राज्य कहे जा सकते हैं और जितनी भी स्वीकृत संस्थाएं वो सब राज्य कही जाती हैं। आगे बताया गया है अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के संरक्षण की विधियाँ, अर्थात यदि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों में खंडन करता है, उनकी कमी करता है, तो वो जो कह सकते हैं कानून बनेंगे वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। आगे भैया अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। जी सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात है ये। देखिए समानता सबसे पहले जो बताए गए हैं अधिकार, समानता का अधिकार हो गया 14 से 18 तक, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 25 से 28 तक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया अनुच्छेद 32 में। जी तो इसमें ध्यान रखेंगे। वैसे तो सामान्यतः मूल संविधान में 7 थे लेकिन परंतु अब 6 ही बचे हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो पहला है भैया 14 में क्या लिखा गया है कि सामान्यतः कह सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि 14 में विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, ना तो कोई ऊंचा होगा ना तो कोई नीचा होगा, ये बात बताई गई है। और सामान्यतः इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है। सामान्यतः आपको ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं कि विधि के समस्त समानता अर्थात कानून के समस्त व्यक्ति समान होंगे, ये अनुच्छेद 14 में बात की गई है। आगे भैया अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में बात बताने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं भैया, आगे बताया गया है अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, ये किसमें बताया गया है, ये अनुच्छेद 16 में बताने का प्रयास किया गया। अर्थात कोई सरकारी नौकरी आती है तो सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें कह सकते हैं कि सामान्यतः ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है, अस्पृश्यताकांत। जी अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया, अस्पृश्यताकांत अर्थात यदि छुआछूत की बात होती है, कोई छुआछूत किस प्रकार से करता है तो उसे पूर्णतः समाप्त करता है। संसद या हमारा जो संविधान है वो छुआछूत के खिलाफ है, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जैसे किसी भी वर्ग विशेष को कोई कह सकते हैं कि उनको अपमान सहना पड़े। तो इसमें यह बताया गया है कि अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किए जाने वाले आचरण निषिद्ध किया गया है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और सामान्यतः इसमें यह भी बात प्रस्तुत की गई है कि मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे भैया बताया गया अनुच्छेद 18 में उपाधियों का, अर्थात सामान्यतः जो अंग्रेज सरकार में सर, राय बहादुर इस प्रकार की उपाधियाँ मिलती थी वो उपाधियाँ नहीं प्रदान की जाएंगी। अब जो उपाधियाँ मिलेंगी, जैसे सामान्यतः इसमें क्या बता दिया गया है कि जो उपाधियाँ मिलेंगी वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही मिलेंगी। इसमें जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री अलंकरण हो गया, ये सारे उपहार इसमें आते हैं और इन उपाधियों के आगे उपाधि शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं भैया अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है, वाक आदि की स्वतंत्रता बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 19 बहुत व्यापक स्वतंत्रता, जिसमें वाक एवं अवैध की स्वतंत्रता 19(1) में, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विभाग में बस जाने निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब बातें इसमें प्रस्तुत की गई। इसके साथ साथ भैया इसमें अन्य जो बताए गए जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्यिक भाषण का अधिकार, जानने का अधिकार, मतदाता सूचना का अधिकार, चुप रहने का अधिकार जब राष्ट्रगान चल रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार, प्रदर्शन या धरना का अधिकार, परंतु वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। पूर्ण अवरोध का अधिकार, हड़ताल या तालाबंदी का अधिकार, और इसके साथ साथ इसमें अन्य जो बताया गया जैसे भारत की प्रभुता या अखंडता व अखंडता की रक्षा करना है, हमें 1901 के तहत राज्य की सुरक्षा करना है, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, भ्रष्टाचार के हित में न्यायालय का अवमान, मानहानि, अपराधोद्दीपन इत्यादि आधार पर ये कार्य नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि ये कार्य इनके आधार पर नहीं किया सकता है। आगे भैया देखते हैं जी, आगे क्या बताया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात इसमें प्रस्तुत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें जैसे भैया बताया गया है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब बताते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो उस कार्य करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध हो। जैसे वर्तमान समय में बता दिया गया है कि नमस्कार करने पर कोई अपराध नहीं है। अभी बता दिया जाए कि नमस्कार करने पर अपराध है, तो अगर हम किसी से नमस्कार करेंगे तो हम अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। उसके बाद इसी के अंदर जो दूसरा भाग आता है इसमें कि दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभिनियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अभियोजित या दंडित दोनों होना चाहिए यदि अभियोजन के फलस्वरूप कोई दंड न दिया गया हो। आगे इसमें बताया गया है अनुच्छेद 20 के भाग 3 में क्या बताया गया है कि आत्माभिशंसन, अर्थात किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया सकता कि मारेंगे पीटेंगे और कहेंगे कि कबूल कर लो तुमने जो अपराध किया, तो ऐसी दशा नहीं दी जाएगी। आगे अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जबकि उसके लिए कोई विधिक उपबंध हो। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसका संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति सम्यक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आगे देखते हैं भैया इसी के तहत जो अति महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21(a) में क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसके तहत प्रदान किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये भैया जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, इसके माध्यम से इसमें जोड़ा गया है और इसमें यही बात बताई गई है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बंद करेगा और ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार आते हैं। इसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण हो गया भैया विधि प्रक्रिया। इसमें यह बताया गया है कि विदेश जाने का अधिकार इसी के अंदर आता है। एकांतता अर्थात प्राइवेसी का अधिकार इसी में आता है। जीविकोपार्जन का अधिकार आता है। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार आता है। शिक्षा पाने का अधिकार हो गया। निःशुल्क विधिक सहायता हो गया। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार हो गया और इसके साथ साथ आश्रय का अधिकार हो गया। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार हो गया और प्रदूषण मुक्त जलवायु के उपयोग का अधिकार हो गया। फ़ोन टेप करने का अधिकार हो गया। ये जो फ़ोन टेप करने का अधिकार है, ये एक अतिक्रमण है प्राइवेसी का। इसके साथ कोई महिला अपने बच्चे पैदा करे या ना करे, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। और मरने का अधिकार भैया इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ साथ इसमें जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। धूम्रपान निषेध का अधिकार इसी में हो गया और महिला कर्मियों का जो यौन उत्पीड़न होता है, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों की कोटि में आता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार इसी में, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है और गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला की जीवन के अधिकार का एक उल्लंघन है। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण भी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे देखते हैं जो हमारे अधिकार हैं। इसमें है कि आगे ये बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना है किंतु उसे विधिद्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया सकता है। और इसमें एक बात बताई गई है कि सामान्य, जैसे इसमें एक बता दिया गया है कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, यानी कि जो प्रिवेंशन डिटेक्टिव होता है कि शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा बताया गया है कि यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है, यानी कि आप एक वारंट उसे सौंपवाएंगे कि किस कारण आप उसे गिरफ्तार कर रही हैं। दूसरा अपनी रुचि के अनुसार वकील या विधि व्यवसाय करने का अधिकार। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करने का अधिकार, परंतु इसमें यात्रा व्यय नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। और इसमें अन्य जो बातें बताई गई हैं जैसे निवारक निरोध अति महत्वपूर्ण है कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे इसमें भैया हम लोग बढ़ते हैं। इसके तहत अगर देखा जाए तो कुछ प्रावधान भी किए गए थे। जैसे एक आया था भैया इसी के तहत जी, इसी में जैसे आ गया था प्रिवेंसिव डिटेक्शन एक्ट 1950 आया था। निवारक निरोध अधिनियम आया था। इसी के तहत भैया मीसा आया था। मेंटेनेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया था। इसी के भैया इसमें कोफे-पोसा आया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 में आया था। इसमें भैया रास्को आया था 1980 में। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे NSA भी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें यह बताया गया था कि जनसाधारण में रास्को के नाम से चर्चित इस अधिनियम का जन्म 1980 में एक अध्यादेश द्वारा हुआ है। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और समरूपता को खतरा पैदा करने वाले सांप्रदायिक अथवा जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाना था। 1981 में इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। जून 1984 में संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया। उसके साथ भैया आगे इसमें आता है टाडा आ जाता है, टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़
प्रिवेंशन, जिसमें आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि 1985 निवारक कानून में सबसे कठोर कानून था। इसके बाद भैया इसमें आता है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। देश में ये 2002 में आया था। देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को टाडा के स्थान पर इस नए आतंकवाद विरोधी अधिनियम पोटा को लागू किया गया था। इसके अधीन किसी हमले में दर्ज प्राथमिकी की पुष्टि पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित समीक्षा अधिकारी के अनुसार 10 दिन एवं 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक था। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों की सूचना तत्काल परिवार को देने और पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 30 दिन निर्धारित की गई थी। आगे भैया देखते हैं हम लोग अगला जो हम बढ़ेंगे। जी आगे हम लोग पहुँच गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसमें जो 23 आता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से प्रतिषेध। इसमें क्या बात प्रस्तुत की गई है कि मानव का दुर्व्यापार और बिगाड़ तथा इस प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रसिद्ध किया गया है। इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया। जैसा लोग देखते हैं गाँव में क्या होता है, एक अक्सर हमें एक छोटू देखने को मिल जाता है जो उनके घर में रहता है, खाना वहीं खाता है, वहीं काम करता रहता है, वहीं बंधुआ मजदूर के रूप में जीवन व्यतीत करता है। इसमें भैया सम्मिलित है जैसे दास प्रथा ये हो गया, बेगार अथवा बलाश्रम हो गया, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी आदि पर निषेध किया गया है। इसके साथ साथ भैया बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 भी इसी के तहत पारित किया गया था और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986 भी इसी के तहत पारित किया गया था। आगे देखते हैं भैया अनुच्छेद 24 के में क्या बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी अनुच्छेद 24 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग से प्रतिषेध। इसमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के बारे में इसके अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अब भैया ये बता दिया गया कि 14 वर्ष के से कम उनके बच्चे वो कहीं भी काम नहीं करेंगे, ये इसमें बता दिया गया है। और आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास, 10,000 से 20,000 तक का अर्थदंड दोनों प्रकार का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला देखते हैं। जी अब आ गया है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, उपचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में ये बात प्रस्तुत की गई है। इसमें भैया सबसे पहली बात ये बताई गई है कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से जिसके तहत वो अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। धर्म को मानने से तात्पर्य है कि निर्बाध रूप से खुलकर अपने आस्था में विश्वास की घोषणा करना। धर्म के आचरण से प्राय कि अपने धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड करना, कर्तव्यों का पालन करना तथा अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना। धर्म के प्रचार के अंतर्गत अपने धार्मिक विचार को दूसरों के समझ प्रकट करना तो उसे मानने के लिए समझाना बुझाना आता है, किंतु किसी भी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन करने की प्रेरित करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं भैया इसमें आपको कोई भी धार्मिक कार्य करना तो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे देखते हैं भैया इसमें अगला क्या बताया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है। जी इसमें यह बता दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये बात इसमें प्रस्तुत की गई है। देखिए इसमें यह बताया गया है कि धार्मिक समुदाय किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट नाम से संग्रहित, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक समुदाय उनके अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। इससे धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करना, जंगम में स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का कार्य करना, जंगम में स्थावर संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का, किंतु राज्य उक्त अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर निबंधन लगा सकता है। यह अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को प्राप्त है। आगे देखते हैं भैया अगला अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात प्रस्तुत की गई है। अर्थात राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है। अतः यदि राज्य बिना भेदभाव के सभी लैंगिक और धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होता है। आगे भैया क्या बताया गया, अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात यहाँ पर प्रस्तुत हुई। चलिए देखते हैं भैया इसमें यह बताया गया है कि इसमें यह बताया गया है कि राज्य निश्चय पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाने का निषेध किया गया, अर्थात किसी भी सरकारी स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मस्थ या न्यास के अधीन हुई है जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है तो इस संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 28(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निश्चित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया, अगले देखते हैं हमारे क्या हो गए हैं। अब जैसे बढ़ेंगे 29 में क्या है, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की व्याख्या की गई है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा का प्रावधान है। देखिए भैया भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर के बाकी जितने भी हैं वो सब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। जैसे कह सकते हैं इसमें मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं और बहुसंख्यक में हिंदू वर्ग आता है। अनुच्छेद 29 में बात की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा और इसके साथ साथ शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में भी प्रावधान किया गया है और अपनी भाषा, जो उनकी भाषा, लिपि है, संस्कृति, उसको संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है और शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार दिया गया है। भाषा, धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी आगे देखते हैं जो हमारा अगला अनुच्छेद बताया गया है। इसमें जैसे बात की गई है अनुच्छेद 30 की बात की गई है। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है
जी, अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसकी भी व्याख्या हुई है कि सामान्य रूप से इसमें ये बताया गया है कि राज्य पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं भैया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा बताया गया है संपादिकाधिकार, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हटा दिया गया था और ये 31 का में इसका वर्णन था, अब इसे हटा दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 भैया प्रवर्तित कराने का अधिकार, अर्थात ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपका कोई भी कह सकते हैं कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा तो आप न्यायालय जा सकते हैं और इसके तहत न्यायालय क्या करता है कि विशेष प्रकार की रिटें निकालता है। इसमें सबसे पहली रिट जो आती है वो आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, या रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। अगला इसमें आता है भैया परमादेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उसके विधिक, सांवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने का अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अगला है भैया प्रसिद्ध, इसका मतलब प्रोहिबिशन, इसका अर्थ है मना करना। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता प्रयोग करने से निश्चित किया गया है जो उससे निहित नहीं है। आगे भैया जो अगली आती है वो है उत्प्रेषण, जिसे कैटेगरी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष मामलों को वरिष्ठ न्यायालय भेजने का निर्देश दिया जाता है। और आगे भैया अधिकार परीक्षा या को वारंट, आपका अधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोकपद को किसी अवैध रूप से धारण करता है। अब हम देखते हैं भैया भाग 3 के अपवाद। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है 33 जी। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान देंगे, मूल अधिकारों के विषय में संसदीय शक्ति की बात प्रस्तुत की गई है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि ये अपवाद माने गए हैं। संसद को ऐसे प्रदान करता है कि वह कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निरंकित विधि बना सकती है। और इसमें यह भी बात की गई है उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनके अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के द्वारा विधि अवधारित की जाएगी। आगे देखते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला ये बताया गया है कि जब सेना विधि लागू हो तो उस दशा में क्या होगा। सामान्यतः ये बताया गया कि अनुच्छेद 34 में भारतीय किसी भी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद बनाने की शक्ति के बारे में, अर्थात अगर ये कह दिया गया कि सेना के कर्मचारी कहने लगे कि हमें भी स्वच्छ निधि लेने का अधिकार, हमें भी स्वच्छ भोजन करने का अधिकार है, इस प्रकार से अगर ये कहेंगे तो देश की रक्षा फिर कौन करेगा। आगे देखते हैं भैया भाग 35 के बंदों को प्रभावित करने के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि संसद से यह अपेक्षा की गई कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। तो स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 16, 3, 32, 3, 33, 34 के अंतर्गत विहित विषयों पर भाग 3 के अधीन घोषित अपराध दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी, राज्य विधानमंडलों को नहीं। इस प्रकार अनुच्छेद 35 के निर्दिष्ट विषयों के संबंध में राज्यों की अधिकारिता को अपरिचित करते हुए संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जी, आज आप लोगों ने देखा जो टीजीटी में मुख्य टॉपिक था उसमें कह सकते हैं कि ये एक तो पहला हो गया संविधान की विशेषताएं, उसके बाद भैया आप लोगों ने पढ़ा मूल अधिकार के विषय में। देखिए हम वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो आपके टीजीटी सिलेबस में सम्मिलित हैं, संपूर्ण संविधान आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन मित्रों ने आपके टीजीटी में फॉर्म डाला उनको आप इसे अवश्य शेयर कर दें और धन्यवाद।